लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होता है ये देखा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से हमने बेस थ्योरम को प्रूव किया था। बेस थ्योरम में मेनली क्या था आपका, अगर हम इसको डेफिनेशन में बोले तो हम ये पूछते थे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ हाइपोथेसिस ए व्हेन डाटा इज गिवन एंड दैट इज इक्वल्स टू likelihood probability into prior probability upon marginal probability। तो सीधे यही होता था कि P hypothesis upon डेटा या एविडेंस कह सकते हैं आपको गिवन है, that is equals to likelihood into likelihood probability into prior probability upon मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते थे। इसमें मैंने 2 न्यूमेरिकल करवाए थे, और एक न्यूमेरिकल में थोड़ा सा फॉर्मूला की दिक्कत हुई थी, बट बाद में सीधा कर दिया था, उसको सही हो गया था। तो आई थिंक उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप पढ़ रहे हैं बेशियन बिलीफ नेटवर्क। बेशियन बिलीफ नेटवर्क, ठीक है। तो बेशियन बिलीफ नेटवर्क क्या होता है ये हम देखेंगे इसमें। देखिए, बेशियन बिलीफ नेटवर्क में मेनली 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो पहली चीज़ है वो है डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, जिसको हम DAG डैग भी कहते हैं, और इसको हम समझते हैं क्या होता है। यहाँ सपोज कर लीजिए लिखा है रेन, डॉग बार्क एंड, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, शायद दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा छोटा करके। रेन, देन डॉग बार्क एंड देन कैट हाइड। ठीक है। तो ए साइक्लिक ग्राफ क्या होती है? डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। तो हम अगर इस ग्राफ को देखेंगे, दैट इज डायरेक्टेड, यानी कि एरो से डायरेक्शन दिखाया गया है, दैट इज डायरेक्टेड ए साइक्लिक, यानी कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट में है, तो ए साइक्लिक ग्राफ है, ठीक है, साइक्लिक ग्राफ नहीं है। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है जिसमें डायरेक्शन सारे आपके एरो का दिया हुआ है, और ये कोई भी साइकिल नहीं बना रहा है। तो डैग, हम सबसे पहले बेशियन बिलीफ नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस प्रॉब्लम का सबसे पहले हम डैग बनाते हैं, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। अब ये किस प्रॉब्लम का डैग है ये मैं बताता हूँ। एक आदमी है जिसके घर में 2 चीजें हैं, क्या है, कुत्ता और बिल्ली दोनों है, डॉग है और कैट, दोनों उसके घर में है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक आदमी है जिसके घर में डॉग और कैट दोनों हैं, और जब बारिश होती है तो कुत्ता भौंकता है, और जब कुत्ता भौंकता है तो बिल्ली जो है वो उसके भौंकने की वजह से छिप जाती है। तो मैंने उसी को एक डायग्राम से दिखाया है कि रेन मतलब जब बारिश होती है तो उस आदमी के घर में क्या होता है, डॉग जो है बार्क करना शुरू करता है, डॉग जो है वो
भौंकना शुरू करता है, और जब डॉग भौंकना शुरू करता है तो कैट जो बिल्ली जो है वो छिप जाती है। ठीक है, तो ये एक दिया हुआ सेंटेंस जिसको हमने डैग में कन्वर्ट किया हुआ है। अब कैसे दिखाएं? अब यहां लिखा है डॉग बार्क स्लैश रेन, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डॉग बार्क, डॉग इज स्टार्ट बार्किंग व्हेन इट इज रेनिंग, जब बारिश होगी। जैसे क्या था उसमें बेस थ्योरम में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी इज गिवन, उसी तरीके से है ये कि डॉग बार्क व्हेन इट इज रेनिंग, यानी रेन हो रहा है, ये गिवन है, तो डॉग आपकी बार्क करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब इसी तरीके से कैट हाइड स्लैश डॉग बार्क, यानी कैट इज हाइडिंग व्हेन डॉग स्टार्ट बार्किंग। ठीक है, तो इसकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो दोनों की ही प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि डॉग बार्क करना शुरू करता है और कैट हाइड हो जाती है जब डॉग बार्क करता है। बट ये कोई आइडियल कंडीशन नहीं है, ये भी प्रोबेबिलिटी से ही निकालेंगे। भाई जब भी बारिश होती है तो हमेशा कुत्ता नहीं भौंकता है। उस आदमी ने ये नोटिस किया कि अगर 10 बार बारिश होती है तो शायद 6 बार कुत्ता भौंकता है, और अगर 6 बार कुत्ता भौंकता है या 10 बार कुत्ता भौंकता है तो 6 बार बिल्ली छिप जाती है, ऐसा होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिया रहेगा। दूसरी चीज इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि हमेशा चाइल्ड नोड की होने की कंडीशन उसके पेरेंट नोड पे डिपेंडेंट रहेगी, यानी कुत्ता की भौंकने की कंडीशन जो है वो उसके पेरेंट नोड रेन पे डिपेंड होगी कि वो बारिश हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्ली के हाइड होने की प्रोबेबिलिटी जो है, बिल्ली के छिपने की प्रोबेबिलिटी जो है, उसके पेरेंट नोड कुत्ते की भौंकने की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, यानी कि चाइल्ड नोड जो है उसके उस पर डिपेंड करेगा, क्या कह सकते हैं, पेरेंट नोड पे। अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, बेसियन बिलीफ नेटवर्क का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो वो भी यहाँ लिख लेते हैं। लिखा है बेसियन बिलीफ नेटवर्क, बेसियन बिलीफ नेटवर्क is convenient for representing relation between multiple events। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हैं, बेसियन बिलीफ नेटवर्क इज कन्वीनियंट फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन मल्टीपल इवेंट्स। मल्टीपल इवेंट्स के बीच में रिलेशंस को दिखाने के लिए, कन्वेंटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसियन बिलीफ नेटवर्क को यूज करते हैं। अब हमने जो डैग बनाया था उसमें मल्टीपल इवेंट्स, यानी कि रेन होने की इवेंट, डॉग बार्क की इवेंट और कैट हाइड की इवेंट, ये सारी चीजें हमने रिलेशंस बेसियन बिलीफ नेटवर्क के डैग डायग्राम से दिखाया था। तो सबसे पहली चीज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है बेसियन बिलीफ नेटवर्क में, आपने देख लिया, समझ लिया। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल क्या होता है? सेकेंड थिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल। ठीक है, अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल कैसे बनाया जाता है। लिखा आर
नेगेशन ऑफ आर, बी नेगेशन ऑफ बी। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल जो है, जो डायग्राम आपने बनाया था, इसी का बना रहे हैं। रेन, डॉग, बार्क एंड कैट हाइड। ठीक है, मैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल बना रहा हूँ वो इस डायग्राम के लिए बना रहा हूँ, और इस डायग्राम में फिलहाल डॉग बार्क करने की प्रोबेबिलिटी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल बना रहा हूँ। तो आर का मतलब है इट इज रेनिंग, आर डिनोट कर रहा है इट इज रेनिंग, और नेगेशन ऑफ आर डिनोट कर रहा है इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, नेगेशन मतलब नॉट रेनिंग, आर मतलब रेनिंग। इसी तरह बी से मतलब है कि डॉग इज बार्किंग, और नेगेशन ऑफ बी का मतलब है डॉग इज नॉट बार्किंग, डॉग जो है वो बार्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहां कुछ वैल्यू दी हुई है 9/48, 18/48, 3/48, 18/48। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? अब देखिए ये जो रो आ रहा है वो बी वाला रो आ रहा है और कॉलम आर वाला आ रहा है। तो ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉग इज बार्किंग व्हेन इट इज रेनिंग इज इक्वल्स टू 9/48। यानी कि उस आदमी ने ये चीज प्रोबेबिलिटी में देखा कि 48 टाइम्स उसने नोटिस किया, 48 टाइम्स में से 9 टाइम्स जो डॉग है वो बार्क करता था। ये इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे? द डॉग इज बार्किंग, यानी डॉग जो भौंक रहा है इस वाले रो में, और यहाँ नेगेशन ऑफ आर व्हेन इट इज नॉट रेनिंग, जब रेन नहीं हो रहा है तब डॉग के बार्क करने की प्रोबेबिलिटी 18/48, यानी 48 टाइम्स में 18 टाइम्स उसने नोटिस किया था तो वो प्रोबेबिलिटी लिख दिया। ये आपको गिवन रहेगा। उसी तरीके से आप पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ बी, यानी डॉग इज नॉट बार्किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है कब, जब इट इज रेनिंग, आर है वो 3/48 है, एंड डॉग इज नॉट बार्किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन इट इज नॉट रेनिंग है तो 18/48 है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो आपको मैं इधर बगल में लिख दे रहा हूं यहां मिटा करके। b equals to t and r equals to t equal to 0.19, b equals to t and r equals to f equals to 0.375, b equals to f and r equals to t equals to 0.06, b equals to f and r equals to f equals to 0.375। तो वही चीज लिखा हुआ है, when b is true यानी dog is barking, ये पहला वाला when b is true and r is true, it is raining, the probability is 0.19। 0.19 वही 9/48 को लिख दिया गया है। इसी तरीके से b is true यानी dog is barking and it is not raining, r equals to false है, ये वाला कॉलम है, ये वाला रो है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.375 है, जो कि 18/48 को लिखा गया है डिवाइड करके। ऐसे ही b इक्वल्स टू f यानी कि डॉग इज नॉट बार्किंग, एंड r इक्वल्स टू t यानी इट इज रेनिंग, ये ट्रू है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.06 है, जो कि 3/48 को डिवाइड करके लिख दी गई है। और b इक्वल्स टू फॉल्स यानी कि डॉग इज नॉट बार्किंग, एंड r इक्वल्स टू f यानी रेन इज नॉट फॉलिंग, यानी रेन नहीं हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.375, दैट इज 18/48 को लिख दिया गया है। ये डैग डायग्राम का मैंने केवल और केवल रेन और डॉग के बीच का रिलेशनशिप बताया हुआ था। मैंने इसमें उसका अलग टेबल बनेगा, डॉग और कैट हाइड का एक अलग प्रोबेबिलिटी बनेगा, जिसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बार्क नॉट बार्क ऐसे दिखा सकते हैं, और एच को हाइड नॉट हाइड करके यूं करके आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो भी प्रोबेबिलिटी यहाँ 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 वो अलग टेबल, तो दो टेबल बनेगा उसमें।
तो ये आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल है जो गिवन रहेगा। तो डैग और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल की मदद से ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इससे बता दे रहा हूं किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन का पहले आपको डैग बनाना होगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन रहेंगी, और उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या डायग्राम के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछा रहेगा जो आपको सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है जिसके घर में एक कोई एक्स आदमी है, एक्स सपोज कर लीजिए, एक कोई एक्स आदमी है जिसके घर में एक अलार्म है, और वो अलार्म तब बजता है जब उसके घर में बर्गलरी होता है, यानी कि चोरी होता है। उसके घर में चोरी होगा तब अलार्म बजेगा, या फिर अर्थक्वेक यानी कि जब भूकंप आएगा तब वो अलार्म बजेगा। यानी अलार्म बजने की कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है? बर्गलरी और अर्थक्वेक पे। तो हमने पेरेंट नोड जो है बर्गलरी और अर्थक्वेक को बनाते हुए अलार्म को चाइल्ड नोड बना दिया है। अच्छा, x के दो पड़ोसी हैं P1 और P2। तो x जब बाहर जाता है तो अपने P1 और P2 पड़ोसी से कह रखा है कि जब भी अलार्म बजे तो तुम दोनों मुझे कॉल कर देना। तो जब अलार्म बजता है बर्गलरी यानी अर्थक्वेक की वजह से, सॉरी चोरी की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, तो P1 जो है वो कॉल करता है किसको? x को। x ने कह रखा है, x का घर है कि मुझे कॉल करना, एंड P2 कॉल x, P2 भी x को कॉल करता है। बट दिक्कत ये है कि P1 जो है उसके पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल का रिंगटोन जो है वो अलार्म से मिलता जुलता है। तो P1 कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है कि ये अलार्म बज रहा है या मोबाइल बज रहा है, तो उसके कॉल करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो घट जाती है या बढ़ जाती है। तो कॉल कभी कभी रॉन्ग कॉल भी कर देता है, कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है मोबाइल से, तो वो मोबाइल समझ करके कॉल नहीं करता है। ये P1 के साथ दिक्कत है। और P2 के साथ क्या दिक्कत है? P2 जिस कमरे में रहता है उस कमरे से अलार्म की दूरी बहुत ज़्यादा है उसके घर की, तो थोड़ा ऊंचा भी सुनता है। तो P2 को कभी कभी अलार्म सुनाई ही नहीं देता है, तो जब नहीं सुनाई देता है तो कॉल नहीं करेगा, तो P2 के भी कॉल करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से एक डैग मतलब डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को बना लिया है, और कुछ चीज़ें आपको गिवन रहेंगी। तो एक्चुअली बोर्ड में इतनी जगह नहीं है इसलिए इकट्ठे नहीं, मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ और आपको बताते जा रहा हूँ क्या क्या प्रोबेबिलिटी और कैसे सॉल्व होगा। तो इसको हम लिखते जाएंगे। P B इक्वल्स टू T, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी का जो है वो प्रोबेबिलिटी है 0.001, एंड T
B इक्वल्स टू F यानी बर्गलरी न होने की प्रोबेबिलिटी है 0.999 एंड P E इक्वल्स टू T यानी अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी है 0.002 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक न आने की इक्वल्स टू 0.998। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल भी आपको दिया हुआ है जो मैं यहाँ बना दूंगा। बी पहले बना ले रहा हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। BET PA इक्वल्स टू ट्रू, PA इक्वल्स टू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, 0.95, 0.94, 0.29, 0.001, 0.05, 0.06, 0.71, 0.999। अगला क्या है? A P इक्वल्स टू P1, P of P1 equals to T and P of P2 equals to P1 equals to F। ठीक है, ट्रू फॉल्स 0.90, 0.10, 0.05, 0.95। ठीक है, अगली प्रोबेबिलिटी क्या है? A P1 equals to true, sorry P2 equals to true, probability of P2 equals to false। यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रू फॉल्स 0.70, 0.30, 0.01, 0.99। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल्स में आपको ये सारी चीज़ें गिवन है। जैसे आपने डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बना लिया था, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है। अच्छा, क्या फाइंड आउट करना ये भी बता दे रहा हूँ। इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एक सेकेंड, इधर जगह नहीं बच रहा है, यहाँ लिख ले रहा हूँ। P1 कॉमा P2 कॉमा A कॉमा नेगेशन ऑफ B कॉमा नेगेशन ऑफ E। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ, इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी, बर्गलरी हो, चोरी हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.001 यानी कि ट्रू, आपका बर्गलरी हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी नॉट हैपन, यानी B इक्वल्स टू F की वैल्यू कितनी है? 0.999। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू T, यानी कि अर्थक्वेक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.002। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू F, यानी अर्थक्वेक नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.998। ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब इस टेबल को समझते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म, कि अलार्म बजेगा ट्रू या नहीं बजेगा।
तो अगर आप डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ देखेंगे तो उसमें अलार्म के दो पेरेंट नोड थे, बर्गलरी और अर्थक्वेक, यानी कि अलार्म बजने की जो प्रोबेबिलिटी थी उसके पेरेंट नोड बर्गलरी और अर्थक्वेक पे डिपेंड करेगा। इसलिए हम यहाँ पे बर्गलरी को बी से डिनोट किए हैं और अर्थक्वेक को ई से डिनोट किए हैं। इन दोनों पर ही डिपेंड करेगा अलार्म बजने या न बजने की कंडीशन। तो हमने क्या किया है, ट्रू ट्रू, यानी कि जब बर्गलरी भी होगी और अर्थक्वेक भी होगा, जब दोनों चीजें होंगी तो A इक्वल्स टू टी, यानी कि अलार्म बजने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.95 होगी। और जब आपकी बर्गलरी भी होगी और अलार्म भी बजेगा, दोनों ट्रू होगा, तब अलार्म नहीं बजने की यानी A इक्वल्स टू एफ की प्रोबेबिलिटी होगी 0.05। ये वैल्यूज आपको गिवन रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको आपको फाइंड आउट करना होगा, हमें सॉल्व लास्ट में इसको करना होगा। ठीक है, अगला क्या है, BT, यानी कि बर्गलरी हो रही है, चोरी हो रही है और अर्थक्वेक फॉल्स, यानी कि अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, E इक्वल्स टू एफ। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो चार ही कंडीशन बनेगी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, इस तरह की चार कंडीशन बन सकती है। सेकंड कंडीशन देख रहे हैं कि बर्गलरी हो रही है, अर्थक्वेक नहीं आ रहा है, तब अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी 0.94 है और अलार्म फॉल्स यानी एफ ये लिखा हुआ है, अलार्म नहीं बजने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.06 है। और इसी तरीके से जब बर्गलरी नहीं हो रही है और अर्थक्वेक आ रहा है, यानी कि अर्थक्वेक ट्रू है और बर्गलरी फॉल्स है, तो अलार्म बजने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.29 है और अलार्म इक्वल्स टू फॉल्स यानी अलार्म नहीं बजने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.71 है। उसी तरीके से यहां बर्गलरी जब एफ यानी कि बर्गलरी नहीं हो रही है और अर्थक्वेक भी नहीं हो रहा है, तो अलार्म बजने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.001 है और अलार्म नहीं बजने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.999 है। यानी कि अलार्म बजने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके दो पेरेंट नोड बर्गलरी और अर्थक्वेक पे डिपेंड कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि P1 इक्वल्स टू टी और P1 इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि P1 कॉल करेगा और P1 नहीं कॉल करेगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके पेरेंट नोड पे डिपेंड करेगा। और P1 का जो पेरेंट नोड था वो अलार्म था, एक ही था। अगर आप डैग देखेंगे जो मैंने बनाया था, नोटिस करेंगे वहां पे P1 का जो पेरेंट नोड था वो एक था अलार्म, यानी अलार्म पे डिपेंड करेगा। अलार्म एक सिंगल है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, दो कॉम्बिनेशन बन सकता है, कॉम्बिनेशन। यानी कि जब अलार्म बजेगा ट्रू, जब अलार्म बज रहा है तो P1 इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि P1 कॉल करने की जो प्रोबेबिलिटी वो 0.90 है। और व्हेन अलार्म इज ट्रू, यानी कि अलार्म बज रहा है एंड P1 इक्वल्स टू एफ, यानी P1 के कॉल नहीं करने की जो प्रोबेबिलिटी वो 0.10 है। उसी तरीके से जब अलार्म फॉल्स यानी कि अलार्म नहीं बज रहा है, तब P1 के कॉल करने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। भाई P1 कंफ्यूज कर जाएगा अपने मोबाइल से, उसके मोबाइल का सेम रिंग टोन है तो हो सकता है कि वो कॉल कर दे अलार्म समझ के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है। एंड P1 इक्वल्स टू एफ, यानी कि P1 जो है वो फॉल्स होगा, P1 कॉल नहीं करेगा जब अलार्म नहीं बजेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 है। उसी तरीके से हम, ये एक पूरा हो गया। उसी तरीके से अगर हम P2 की बात करें तो P2 का भी पेरेंट नोड अलार्म ही था और P2 के कॉल करने के लिए उसका पेरेंट नोड अलार्म ही था और अलार्म के लिए दो कंडीशन हो सकती है, ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, अलार्म जो है वो बज रहा है, अलार्म जो है आपका रिंग कर रहा है और रिंग करने पे P2 के कॉल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.70, यानी कि 0.70 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से P2 कॉल करेगा। या फिर जब अलार्म बज रहा है P2 कॉल नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 है। अलार्म फॉल्स यानी कि अलार्म नहीं बज रहा है, तब P2 के कॉल करने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है। और जब अलार्म नहीं बज रहा है तो P2 के कॉल नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 0.99 है। ये कंडीशन पूरी आपकी गिवन है और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी व्हेन P1 कॉल्स, P1 लिखा हुआ है, P2 कॉल्स, P2 भी कॉल करेगा, अलार्म इज रिंगिंग, अलार्म बजेगा, नाइदर बर्गलरी हैपन, नेगेशन ऑफ बी लिखा है कि बर्गलरी नहीं हो रहा है, एंड नॉर अर्थक्वेक इज हैपन, यानी अर्थक्वेक भी नहीं हो रहा है। ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्लियर मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, वैल्यू आप देखते रहिएगा जैसा मैं बताऊंगा, या फिर यहाँ मैं एक बार अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ। नीचे, ठीक है, चलिए नीचे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर से लिख ले रहा हूँ।
P, P1, P2, A negation of B and negation of E. ठीक है. What is the probability that P1 calling, P2 is calling when alarm is ringing, neither burglary happen nor earthquake is happen. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P1. देखिए P1 यानी कि P1 जो है कॉल करेगा कब, जब अलार्म बज रहा है. P1/A अलार्म बज रहा है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ P2. P2 कॉल करेगा कब, जब अलार्म बज रहा है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी कि अलार्म बज रहा है कब. इसका पेरेंट नोड क्या था, बर्गलरी और अलार्म था. जब नाइदर बर्गलरी हैपन एंड नॉर अर्थक्वेक हैपन, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर बर्गलरी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर अर्थक्वेक. ठीक है, तो ये आपका इस हिसाब से आ जाएगा. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इज कॉलिंग, गार्जियन नोड क्या था, अलार्म था, तो अलार्म को हमने यहाँ रख दिया है. अलार्म बज रहा था, नेगेशन तो है नहीं, अलार्म बज रहा है, तो P1/A हो जाएगा. P2/A हो जाएगा, यानी P2 भी कॉल कर रहा है जब अलार्म बज रहा है. P यानी अलार्म बज रहा है, उसका पेरेंट नोड क्या है, B और E है. डेक डायग्राम में देखेंगे, डायरेक्टेड साइक्लोग्राम में, तो अलार्म का जो पेरेंट नोड था वो बर्गलरी और E था, तो नेगेशन ऑफ B और नेगेशन ऑफ E लिख दिए हैं. इनटू P नेगेशन ऑफ B, बर्गलरी का तो कोई पेरेंट नोड था नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ B हो जाएगा. अपॉन में कुछ नहीं आएगा इसमें, यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है. इनटू P नेगेशन ऑफ E. अब ये सारी वैल्यू हम टेबल से उठाएंगे, तो P1 ये नीचे दिखाई दे रहा है यार, देखिए P1 कॉल कर रहा है, यानी P1 वाला ये टेबल है. P1 कॉल कर रहा है यानी P1 ट्रू है कब, जब अलार्म बज रहा है, यानी कि अलार्म भी ट्रू है, यानी P1 ट्रू है, अलार्म ट्रू है, तो ये वाला आपकी वैल्यू होगी 0.90 इनटू, अब P2 वाले में आएंगे, P2 भी कॉल कर रहा है जब अलार्म ट्रू है, तो 0.70 इनटू 0.70 इनटू, अब इसमें आएंगे अलार्म बज रहा है यानी अलार्म ट्रू है कब, जब बर्गलरी भी नहीं हुआ है और अर्थक्वेक भी, लास्ट वाला ये 0.001 है, इनटू 0.001 इनटू नेगेशन ऑफ B यानी बर्गलरी नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी वो 0.999 है, तो 0.999 इनटू नेगेशन ऑफ E यानी कि अर्थक्वेक नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.998 है, 0.998, और इसकी टोटल वैल्यू जो है वो आपकी आएगी 0.00062. ये आपका आंसर होगा. अब मैं एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने के लिए बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P1 इज कॉलिंग एंड P2 इज नॉट कॉलिंग एंड देयर इज नॉट अलार्म इज रिंगिंग एंड बर्गलरी एंड अर्थक्वेक इज हैपन. तो ऐसे हो जाएगा, इसको लिखेंगे what is the probability of P1 is calling and negation of P2 is not calling, P2 is not calling, there is no alarm ringing but burglary and earthquake is happen. तो इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 अपॉन नेगेशन ऑफ A हो जाएगा. यानी P1 वाले टेबल को देखेंगे जिसमें P1 कॉल कर रहा है ट्रू है, बट नेगेशन ऑफ A यानी कि फॉल्स, यानी 0.05 वैल्यू इसकी हो जाएगी. P2 यानी P2 वाले टेबल में देखेंगे, नेगेशन ऑफ P2 यानी फॉल्स वाले में जाएंगे और आपका अलार्म नहीं बजा है, तो 0.99 प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जा रही है, ये इसमें इनटू हो जाएगा. नेगेशन ऑफ A यानी कि अलार्म नहीं बज रहा है, यानी कि इस फॉल्स वाले कॉलम में आएंगे, और बर्गलरी और अर्थक्वेक दोनों ही आया है, तो 0.05 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. बर्गलरी होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है, 0.001, और अर्थक्वेक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.002. ऐसे वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा. इसको एक बार खुद से करिएगा, ये हो जाएगा. फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग